तो ये है लेक्चर 6 का लैगिंग पावर फैक्टर जनरेटर का। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर जो हमने पहले पढ़ रखा था, अब उसके बाद हम लोग आए सैलिएंट पोल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है जनरेटर के साथ 3 फेज, और कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, ये करंट लीड करता है वोल्टेज से। कहने का मतलब जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा उस समय वोल्टेज कहीं पीछे होगा, तो उसका पोजीशन हम लोग बना रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये तुम्हारा सेम जो जनरेटर पहले पढ़े थे वही है। तो लीडिंग वाले केस में क्या होता है कि एक्साइटेशन दैट इज़ रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ जाता है कोर में, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्लक्स बढ़ गया तो ज़्यादा पावर देगा, तो हमें कम पावर मतलब कम एक्साइटेशन दे के इसको चलाना पड़ता है, मतलब इसको अंडर एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, अंडर एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो फील्ड एक्सिस तुम्हारा ये है, डायरेक्ट एक्सिस पे आएगा। देखो डायरेक्ट एक्सिस होता क्या है, रोटर का नॉर्थ साउथ को हम लोग डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो रोटर का नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। रोटर से फ्लक्स कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से बाहर। तो कहने का मतलब ये होगा कुछ डायरेक्ट एक्सिस। ये क्या है, ये मूव है, मतलब फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फील्ड एक्सिस हो गया, और इससे 90 डिग्री पे होता है क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है, तो क्वाड्रेचर एक्सिस कुछ ऐसे होगा। तो उसी चीज़ को फेजर में ये दिखाए हुए हैं, ये तुम्हारा डायरेक्ट एक्सिस है, इससे 90 डिग्री फील्ड एक्सिस है। ठीक है, रोटर का फ्लक्स से 90 डिग्री पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो एफ दैट इज़ फील्ड फ्लक्स तुम्हारा ये है, और ईएफ का एक्सिस ये है। ठीक है, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ईएफ हमें ये मिल गया, अब ईएफ से करंट, ईएफ मतलब ये क्या है, ये एक्साइटेशन ईएमएफ है, दैट इज स्टेटर के कंडक्टर पे ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसके कारण ये करंट फ्लो किया, और ये करंट फ्लो करने से ये जो वी है, ये तुम्हारा वोल्टेज कहाँ अपीयर हुआ, जनरेटर के टर्मिनल पे, मतलब स्टेटर का कंडक्टर का पहला पॉइंट, उससे करंट फ्लो किया टर्मिनल पे पहुंचा, तो ये वोल्टेज मिला। ठीक है, ये तुम्हारा ईएमएफ जो कि स्टेटर के कंडक्टर पे बना, इस ईएमएफ बनने के कारण ये करंट फ्लो किया, और इस करंट फ्लो करने के बाद जब टर्मिनल पे आया तो ये वोल्टेज तुम्हारा जनरेटर के टर्मिनल पे आ गया, और लोड को यही वोल्टेज मिला। ठीक है, अब लोड का हम लोग क्या किए, लोड का जितना ड्रॉप हो रहा था दैट इज़ रेजिस्टिव ड्रॉप एंड रिएक्टिव ड्रॉप। ठीक है, तो रेजिस्टिव ड्रॉप तुम्हारा IARA है, और रिएक्टिव ड्रॉप दैट इज़ FAR। FAR को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व किए थे, दैट इज़ अलॉन्ग डायरेक्ट एक्सिस एंड अलॉन्ग क्वाड्रेचर। तो डायरेक्ट एक्सिस ये रिप्रेजेंट किए हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस ये रिप्रेजेंट किए हैं, ये तीनों ड्रॉप मिलके हमें EF तक हमें पहुंचा देगा। ठीक है, अब ये कैसे ड्रॉ किया गया है, तो इसको समझो। तुम्हारा जो वोल्टेज होता है और ईएमएफ के बीच का एंगल डेल्टा होता है, ये साई होता है, दैट इज़ इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, दैट इज़ ईएफ और आई के बीच का एंगल, और आई और वोल्टेज का एंगल फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो तुम समझ गए वी तक कि एक्साइटेशन दिए, एक्साइटेशन से करंट फ्लो किया, और ये करंट फ्लो किया वायर में, तो ये वोल्टेज बना। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है कि इस वोल्टेज से EF तक पहुंचना, ताकि हमारा EF दैट इज एक्साइटेशन का वैल्यू निकल सके। ठीक है, इसका वैल्यू हमें क्यों निकालते हैं, क्योंकि तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो लोड होता है, जितना लोड तुम्हें जनरेटर से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो एक्साइटेशन तुम्हें कितना देना होगा ताकि उतना लोड जनरेटर प्रोड्यूस करे, ये तुमको पता होगा तभी तो तुम सही तरह से एक्साइटेशन दोगे, नहीं तो ज़्यादा या कम दे दिए तो लोड जितना वोल्टेज चाहिए लोड को, उससे ज़्यादा या कम वोल्टेज आ जाएगा, लोड तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। तो हमें हर हाल में ये पता करना होता है कि कितना एक्साइटेशन देने पे रेटेड वोल्टेज हमें मिल जाएगा जो लोड को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहला ड्रॉप क्या था, IARA। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, IARA दैट इज़ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का फेज क्या होता है, सेम करंट, रेजिस्टेंस के कारण फेज चेंज नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस सेम करंट के पैरेलल लाइन बना दो। ठीक है, यहाँ तक तुम पहुँच गए। अब यहाँ जब पहुँचे तो अब नेक्स्ट फेजर कौन सा है, रिएक्टिव ड्रॉप अलॉन्ग डायरेक्ट एक्सिस, मतलब आर्मेचर रिएक्शन का वो वाला हिस्सा जो कि डायरेक्ट एक्सिस पे है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ID है, तो तुम यहाँ से 90 डिग्री मत कैलकुलेट करो, ये क्या है, ये भी वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है,
अब तुमको जब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे तुमको पहुँच के क्या करना है कि करंट से 90 डिग्री लैगिंग वोल्टेज बनाना है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटिव लोड में वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो करंट क्या चीज़ है, आईडी, ठीक है। तो तुम सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आईडी करंट का डायरेक्शन क्या है। तो देखो आईडी तुम्हारा करंट कहाँ पे है, ये आईए है, आईए को जब रिजॉल्व किए डायरेक्ट एक्सिस में तो ये तुम्हारा आईडी करंट हुआ, ठीक है। आईडी करंट तुम्हारा समझ लो ऐसे है और ऐसे उसका मुंह है, मतलब इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आईडी ऊपर है तो आईडी माइनस आईडी नीचे होगा, ठीक है, उसका मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ कि क्वाड्रेंट में लीडिंग और लैगिंग कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखो हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव एंगल को हम लोग लीडिंग एंगल बोलते हैं और इस पॉजिटिव एंगल को एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज तुम रोटेट करोगे तो तुमको पॉजिटिव एंगल मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब इधर से इधर जाओगे तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा जिसको हम लोग लीडिंग बोलते हैं, और निगेटिव एंगल को हम लोग लैगिंग बोलते हैं, जो कि हम लोग क्लॉकवाइज के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन ये है, ठीक है। तो अब देखो आईडी तुम्हारा किधर है, ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, ठीक है। तुम देखो वोल्टेज तुम वोल्टेज तुम्हारा कहाँ पे है, वोल्टेज तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा करंट तुमको रेफरेंस में लेना है, तो ये वाला करंट, ठीक है। तो अब देख लो तुम करंट में कुछ ऐसे आ गए, ठीक है, ठीक है। करंट का मुंह इधर है, दैट इज़ माइनस आईडी। अब यहाँ से इस करंट से तुमको 90 डिग्री लैगिंग पे वोल्टेज शो करना है, ठीक है। तो अगर करंट यहाँ है तो यहाँ से 90 डिग्री लैगिंग मतलब -90 डिग्री, कहने का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज होता है, ठीक ना। तो यहाँ से तुमको -90 डिग्री दिखाना है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करोगे, ऐसे 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 रोटेट करोगे, मतलब मुंह तुम्हारा इस साइड होगा, ठीक है, मुंह तुम्हारा इस साइड होगा। कहने का मतलब उधर से कोई चीज़ इधर आ रहा है तब उसको हम लोग -90 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, वोल्टेज जो है ऐसे बढ़ेगा, यही तुम्हारा -90 डिग्री, ठीक है। यहाँ और क्लियर तरीके से समझा दिया हूँ, दैट इज़ ये देखो ये तुम्हारा करंट है, ठीक है, माइनस आईडी ये वाला क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से तुमको -90 डिग्री पे वोल्टेज दिखाना है, तो -90 डिग्री के लिए क्या करोगे, क्लॉकवाइज बढ़ोगे, दैट इज़ क्लॉकवाइज तुम बढ़े 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 पहुँच गए। -90 में वोल्टेज कुछ ऐसा होगा जो वोल्टेज का मुंह इधर होगा, ठीक है। तो वही दिखा दिए ID XD, ठीक है। अब तुम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद तुमको IQ XQ वोल्टेज ड्रॉप बनाना है, ठीक है। ये क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है अलॉन्ग विद अलॉन्ग IQ, दैट इज़ IQ करंट, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हो गया, तुम हो इस डायरेक्शन में, मतलब वोल्टेज का मुंह इस डायरेक्शन में, तो तुम IQ का वो वाला करंट लो जो कि इस डायरेक्शन में है, समझे। तो वैसा ही IQ से तुमको रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो IQ है इसका मुंह इस साइड है, ठीक ना। तो इससे रेफरेंस नहीं लेंगे हम लोग, निगेटिव IQ से रेफरेंस लेंगे, ठीक है। क्यों, ताकि मुंह मिल जाए, समझे। ये भी करंट इधर फ्लो कर रहा है और ये भी वोल्टेज इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो हम ये -IQ पे पहुंच गए। अब ये जो करंट है इससे वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। 90 डिग्री लैग करने का मतलब -90 डिग्री, और -90 डिग्री को हम लोग क्लॉकवाइज दिखाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर तुम क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग वोल्टेज आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, मतलब वोल्टेज का मुंह इस साइड और ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री लैगिंग वोल्टेज दिखाने के लिए हम लोग ऊपर चल गए। जब ऊपर चले तो जहाँ पे हम क्वाड्रेचर एक्सिस को टच किए वही हमें EF का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो कुछ ये कहानी होता है, ऐसे हमारा फेज़र बनता है, ठीक है, ठीक है। तो हम एक्साइटेशन तक पहुंच गए, एक्साइटेशन का वैल्यू मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका था, दैट इज़ ये ऐसे आए, ये ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, तो इसमें देखो क्या है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका पता करने के लिए तुम्हें ID पता करना होगा और IQ पता करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में XD और XQ दिया रहता है लेकिन ID और IQ नहीं दिया रहता है, तो तुम इस मेथड से EF कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो EF कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसा रास्ता चुनना होगा जिसमें ID और XQ एब्सेंट रहे, ठीक ना। बेसिकली हमें ऐसे ऐसे चीज़ों में रिजॉल्व करना है कि ID और IQ आए ही ना हमारे एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, दैट इज़ देखो यहाँ हम लोग V था, यहाँ पे क्या था IA तो हम लोग के पास रहता ही है, RA भी रहता है। तो यहाँ के बाद हम लोग को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हम लोग
बिना ये लाइन को यूज़ किए EF तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दिए जो कि करंट से परपेंडिकुलर था, ठीक है। करंट से परपेंडिकुलर मतलब करंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, ठीक ना। और जहाँ मिला उसको हम एक आर्बिट्ररी EF दे दिए, दैट इज़ EF डैश, ठीक है। और ये एंगल साई है तो ये 90 है, तो ये भी तुम्हारा साई हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है, ये साई है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस साई। अब इसका रिवर्स, ये 90 माइनस साई है, ये टोटल 90 है, तो ये क्या हो जाएगा साई एंगल हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यही इंटरनल पावर फैक्टर एंगल यहाँ पे है। अब ये साई आ गया तो इसका एक बार कॉस निकालो और इसका एक बार साइन निकालो। कॉस और साइन करने निकालने से हमें ये लाइन और ये लाइन पता चल जाएगा, ठीक है। जब ये लाइन पता चल जाएगा तो तुम समझो यहाँ तक आए और फिर यहाँ तक तुम पहुँच गए। अब इसके बाद तुमको बस इतना वोल्टेज ड्रॉप माइनस करना है तो तुम EF पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करो, इसके लिए तुम साइन साई यूज़ करो। साइन साई यूज़ करोगे तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ मिल जाएगा, इतना दूर का लेंथ। अब ये पूरा का लेंथ क्या है ID XD, और इतना दूर का लेंथ तुम्हें कुछ मिल जाएगा, तो इतना दूर का लेंथ क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना, तो ये लेंथ मिल जाएगा। तो इसके बाद तुम ये माइनस कर दोगे तो तुम्हें EF मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जब तुम यहाँ पे EF डैश तक अगर पहुँच गए हो तो तुम सोचो तुमको साई मिल चुका है, ठीक ना। और अगर साई मिल गया है, पावर फैक्टर तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है, डेल्टा और ये दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो तुम तीनों एंगल पता कर लोगे, ठीक ना। तो ऐसे ही कुछ पावर फ्लो रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्यू एक्सिस लोकेटर जो है बेसिकली वही चीज़ है। क्यू एक्सिस लोकेटर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले EF डैश निकालते हैं। EF डैश कैसे, V प्लस IA प्लस JIA_XQ, ठीक है। ये जो लाइन होता है इसको IA_XQ बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे, वो साइन साई और कॉस साई करके देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में डिटेल में बनाया हुआ है। इस लाइन को IA_XQ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे तो इससे हमें क्या चीज़ मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें लोड एंगल मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही लोड एंगल मिला तो देखो लोड एंगल मिला और फाई तुमको क्वेश्चन में दिया रहता है तो साई तुम कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। जैसे ही साई तुम कैलकुलेट करोगे तो ये साई से तुमको देखो ID और IQ निकल जाएगा। ID और IQ निकल गया तब तो भाई तुम EF का नॉर्मल से भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये दोनों करंट मिल ही गया तब तो कहीं से भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, दैट इज़ EF डैश माइनस ID XD माइनस XQ, ठीक है। तो तुम्हें EF का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, ये जो चीज़ है ये करने से हमें सिर्फ और सिर्फ लोड एंगल का पता, मतलब एंगल का पता चलता है, ठीक है। EF का मैग्नीट्यूड ये नहीं है, ये EF डैश है, ठीक ना। EF डैश तुम्हारा ये वाला चीज़ है और ओरिजिनल एक्साइटेशन का वैल्यू क्या है, ये चीज़, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इस प्रोसेस के थ्रू तुम्हें सिर्फ डेल्टा मिलता है और इतना जब कर लोगे तो तुम्हें EF का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड है, समझे ना। यहाँ पे तुम ID मान लो क्वेश्चन में लिखोगे तो ID का एंगल यहाँ पे मत डाल देना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है, ठीक है। EF का भी मैग्नीट्यूड, मान लो वोल्टेज, जैसे मान लो करंट है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, तो 0.8 मतलब 36.8 डिग्री। तो यहाँ करंट का जब वैल्यू लिखोगे तो एंगल 36.8 डिग्री नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। ये जो चीज़ है तुम्हारा RA को कंसिडर किए हो या निगलेक्ट किए हो, दोनों पे ये चीज़ काम करता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली ये क्या है, ये भी वही चीज़ है। बेसिकली ये क्या है, ये फार्मूला है। फार्मूला कहाँ से आया, तो यही सब चीज़ है, ठीक है। तो अगर इतना और बड़ा फार्मूला रट सकते हो तो क्यू एक्सिस का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला नहीं रटे हो तो ज्योमेट्री का यूज़ करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब वही RA को जब नेगलेक्ट कर दिए तो RA को नेगलेक्ट किए तो क्या हुआ, V के बाद डायरेक्ट देखो ID XD सेम वही चीज़ होगा, ठीक ना। तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और इस यहाँ पे खड़े होके तुम्हें सबसे पहले ID करंट को देखना है। तो ID करंट कहाँ है,
आईडी करंट तुम्हारा निगेटिव में है। अब इसके रेफरेंस में 90 डिग्री लैग डायरेक्शन देखना है, ठीक ना। तो ये आईडी करंट है, ये ऐसे, ठीक है। आईडी नीचे की माइनस आईडी है, ठीक है। माइनस आईडी से लैग मतलब -90 डिग्री बनाने के लिए तुम क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे -90 डिग्री दिखेगा, ठीक ना। तो ऐसे मतलब मुंह इधर है, मतलब वोल्टेज इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ऐसे, और यहाँ से फिर 90 डिग्री ऐसे आएगा, ठीक है। वो भी मैं देख चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये तुम्हारा फेजर हो गया, लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन आर ए इज़ नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिर से क्यू एक्सिस लोकेटर। हाँ देखो, हर चीज़ में क्यू एक्सिस जो है ना, क्यू एक्सिस का अप्रोच एक ही है। अप्रोच क्या है कि तुम वी तक आओ, ठीक है, और वी के बाद तुम करंट से 90 डिग्री एक लाइन खींच दो, ठीक ना। ये तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। करंट से जब 90 डिग्री लाइन खींचोगे तो एक पॉइंट वी से टच होगा, ठीक है। आप देखो करंट है, यहाँ से 90, यहाँ से 90, कहीं से भी 90 खींचो, एक ना एक लाइन वी से टच होगा, ठीक है। और ये जो टच होगा तो ये जो सेंटर पे मतलब क्वाड्रेचर एक्सिस पे जो एंगल बनाता है वो तुम्हारा साई हो जाता है, ठीक ना। तो इस साई बनने से एक ट्रायंगल बना दो, और इस एंगल से एक बार साइन लो, एक बार कॉस लो, तो तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा। इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो बेस तुम्हारा तो सेम यही चीज़ हो गया, परपेंडिकुलर तुम निकाल लोगे और हाइपोटेनियस भी साइन और कॉस करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल निकाल दिए, और उसके बाद ये डिस्टेंस, ये मतलब ये एंगल क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ और ये डिस्टेंस, बस दो ही चीज़ हमें फाइंड आउट करना रहता है। दो चीज़ फाइंड आउट करोगे तो आई क्यू और आई डी पे जो डिपेंडेंसी है वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्यू एक्सिस लोकेटर कुछ वही चीज़ है। ई एफ डैश से डेल्टा मिलेगा, डेल्टा से तुम साई फाइंड आउट करोगे, साई फाइंड आउट करने के बाद तुम आई ए और आई डी फाइंड आउट करोगे, आई ए और आई डी फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें मेन जो ई एफ है एक्साइटेशन, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। और इस एक्साइटेशन का डेल्टा क्या होगा, यही वाला, ठीक है। बहुत टाइम हो गया। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभी सर पढ़ाए हैं सेम वही चीज़। ये तुम्हारा एक्स डी, एक्स क्यू और आर ए वैल्यू दिया हुआ है, और ये तुमको 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे एक्साइटेशन निकालना है, ठीक है। अब देखो एक्साइटेशन हम लोग निकालते ही क्यों हैं, क्योंकि लोड का जो ये वैल्यू है तो इसका एक रेटिंग होगा, लोड का एक रेटिंग होगा। उतना रेटेड वोल्टेज जनरेटर के थ्रू सप्लाई करने के लिए कितना एक्साइटेशन दे। एक्साइटेशन क्या होता है, बेसिकली रोटर में जो डीसी करंट फ्लो करते हो उसी से एक्साइटेशन बनता है। तो कितना एक्साइटेशन दें ताकि लोड को ये फीड कर सके, ये पता करने के लिए हम लोग ही एक्साइटेशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक्साइटेशन का मेन फॉर्मूला होता है ये चीज़ से तुम एक्साइटेशन पता कर सकते हो। लेकिन आई डी और आई क्यू जब मेरे पास है ही नहीं तो हम ये इक्वेशन कैसे यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो ये इक्वेशन अब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हमें ज्योमेट्री लगा के फेज़र के थ्रू निकालना होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखो पर यूनिट में दिया हुआ है तुमको, और बोला है कि रेटेड करंट फ्लो करता है। तो जब रेटेड करंट फ्लो करता है तो 1 हम लोग लेते हैं, मतलब जो वोल्टेज का रेफरेंस लिए हैं सेम करंट का भी वही चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ 1, ठीक है। देखो रेटेड वैल्यू क्या, पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल अपॉन बेस। बेस को क्या बोलते हैं, रेटेड, और एक्चुअल क्या है, जो कैलकुलेट होके आता है। तो जब रेटेड करंट बोलता है तो एक्चुअल भी रेटेड वैल्यू हो जाता है, ठीक ना। तो रेटेड अपॉन रेटेड मतलब 1, ठीक है। अब देखो लैगिंग का पावर फैक्टर फेजर डायग्राम ये था, ये वोल्टेज, ये आई ए आर ए, और यहाँ से 90 डिग्री ऐसे, 90 डिग्री ऐसे, ये हमें एक्साइटेशन मिल गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये चीज़ नहीं पता है तो हम मॉडिफिकेशन किए, दैट इज़ आई ए आर ए। आई ए हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम डायरेक्ट 90 डिग्री करंट से 90 डिग्री वाला लाइन लेके एक क्वाड्रेचर एक्सिस पे चले गए, और यहाँ पे चले गए तो तुमको डेल्टा मिल जाएगा, ठीक ना। डेल्टा मिल जाएगा तो साई भी मिल जाएगा, साई मिल जाएगा तो हम आई डी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एंगल तुम्हारा साई होता है, ये डेरिवेशन में देखे थे। अब इस साई का एक बार कॉस साई लेंगे और एक बार साइन साई लेंगे, ठीक है। कॉस साई में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस साई करने से हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तुम्हारा ए बी है। तो देखो ए बी का वैल्यू क्या मिल गया, आई ए एक्स क्यू, ठीक है। तो कॉस साई लेने से तुम्हें ये वाला साइड मिल गया, ठीक है, आई ए एक्स क्यू, ठीक है।
अब उसके बाद साइन साई, साइन साई लेने से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बी डी क्या चीज़ है, बी डी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन साई लेने से तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, दैट इज़ कितना है, आई डी एक्स क्यू, ठीक है। आई डी एक्स क्यू दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आई डी एक्स क्यू है, और टोटल कितना है, आई डी एक्स डी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई डी एक्स डी माइनस एक्स क्यू, ठीक है। आई डी एक्स डी माइनस एक्स क्यू करने का मतलब तुम यहाँ से यहाँ पहुँचे, उसके बाद तुमको सिर्फ आई डी एक्स डी माइनस एक्स क्यू ऐड करोगे तो तुम एक्साइटेशन तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ किए हैं, दैट इज़ क्यू एक्सेस लोकेटर को भी फॉलो किए हैं। ये तुम्हारा ई एफ डैश हो गया, ठीक है, वी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स क्यू, ठीक है। तो वी का वैल्यू डाले, आई का वैल्यू डाले, आर ए का वैल्यू ये सब डाल दिए, तो हमको देखो ई एफ का ये वैल्यू मिला, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, पर यूनिट में है, और ये क्या है, एंगल, ये क्या है, डेल्टा, सॉरी लोड एंगल, लोड एंगल क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा अगर हमें मिल गया तो डेल्टा के थ्रू हम साई कैलकुलेट कर लिए, और साई मिलने के बाद हम आई डी निकाल लिए। आई डी जैसे ही मिला तो तुरंत हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके एक्साइटेशन का एक्चुअल वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो एक्साइटेशन का वैल्यू क्या है, 1.96 पर यूनिट, चूँकि क्वेश्चन पर यूनिट में दिया हुआ था इसीलिए पर यूनिट में ये सॉल्व किया, ठीक है। पर यूनिट को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। 1.96 कहने का मतलब क्या हुआ, 196%। 196% का मतलब क्या है, 100% को हम लोग टोटल बोलते हैं, और अगर ये 196 आया है मतलब 100% से 96% और ज़्यादा, समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लोड को चलाने के लिए हमको जो एक्साइटेशन देना है जनरेटर को वो 196% देना है। अब यहाँ पे समझो 196% मतलब 100% पूरा हो गया और 96% बढ़ा हुआ एक्साइटेशन हो गया, ठीक ना। लैगिंग पावर फैक्टर में जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर में हम लोग जनरेटर को ओवर एक्साइटेड बोलते हैं। ओवर एक्साइटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो लैगिंग पावर फैक्टर में जनरेटर में क्या होता है, एक्साइटेशन घट जाता है। एक्साइटेशन घटने से हम लोग को एक्साइटेशन बढ़ा के देना पड़ता है ताकि रेटेड वोल्टेज सप्लाई कर सके। बढ़ा के दिए इसीलिए इसको बोलते हैं ओवर एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। इसको ओवर एक्साइटेड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेन रख देते हैं और वापस आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 196% हम एक्साइटेशन दिए हैं, इसका मतलब 96% बढ़ा के एक्साइटेशन दिए हैं। तो ये चीज़ न्यूमेरिकली प्रूफ हो गया कि ओवर एक्साइटेड हम लोग क्यों बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर में, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको जो एक्साइटेशन देना पड़ेगा वो 96% बढ़ा के देना पड़ेगा, समझे। इसका मतलब लैगिंग पावर फैक्टर में हमें कैसे, मतलब एक्साइटेशन कैसे बढ़ा रहे हैं ये न्यूमेरिकली प्रूव हो गया, बस ये बताना चाह रहे थे, ठीक ना। इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर में ओवर एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं, मतलब एक्साइटेशन बढ़ा के देना है, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकली भी आ गया, दैट इज़ 96% एक्साइटेशन बढ़ा के हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अल्टरनेटिवली मतलब दूसरा तरीका से भी बना सकते हो। ये जो फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आता है 0.8 पावर फैक्टर लीड पे, ठीक है। तो 0.8 पावर फैक्टर लीड पे बनाओगे तो लीड वाला वही डायग्राम है, ठीक है। ये आई ए आर ए, ये आई डी एक्स डी, ये, ठीक है। पेंसिल वाला नॉर्मल डायग्राम है, और रेड लाइन वाला क्या है, रेड लाइन वाला शॉर्ट मतलब ज्योमेट्री अप्लाई करके सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसका भी वही प्रिंसिपल है, दैट इज़ आई ए आर ए पता है, तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री करंट से एक लाइन खींच दिए। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं आई डी एक्स डी में, ठीक है। अब ये चीज़ मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है, मेन चीज़ परपेंडिकुलर खींचना है। अब परपेंडिकुलर खींचने से हमें मेन ये डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर से जो इतना साइड होगा ये साइन साई का परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है, और ये जो लेफ्ट ओवर डिस्टेंस है इससे माइनस कर दोगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ई एफ से इतना डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो तुम्हें रियल एक्साइटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर में क्या था, लीडिंग पावर फैक्टर में हम लोग अंडर एक्साइटेड जनरेटर बोलते थे, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर में कोर में एक्साइटेशन बढ़ जाता था जिसके कारण ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई होता था लोड को, इसीलिए हम लोग एक्साइटेशन कम करके लोड को कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो एक्साइटेशन का वैल्यू आएगा वो 1 से कम आएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखो एक्साइटेशन का वैल्यू कितना आया है, अच्छा एक्साइटेशन का वैल्यू हाँ
एक्साइटेशन का वैल्यू आया 0.9428। ये देखो 9428, कहने का मतलब 94% ही आया है। अब 100% फुल होता है और हम लोग एक्साइटेशन कितना दिए हैं, मात्र 94%, मतलब 6% एक्साइटेशन हम लोग घटा दिए हैं। सेम वही चीज़ सेटिस्फाई हो गया, दैट इज़ अंडर एक्साइटेड। 6% घटाए हैं, इस घटाने को ही अंडर एक्साइटेड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्विस्ट क्या है, तो ये वाला जो फेजर डायग्राम है, ये जो हमने पढ़ा था, जो सर ने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया, ठीक है। ये तुम्हारा फाई होगा, ये साई और ये लोड एंगल, ठीक है। लेकिन इसमें सर ने एक स्पेशल केस ये बताया था कि मान लो करंट तुम्हारा लीडिंग तो है, लेकिन करंट अगर क्वाड्रेचर एक्सिस से नीचे आया तब ये तीनों एंगल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें एक्चुअल में हुआ है, दैट इज़ जब तुम ई एफ डैश निकाले तो देखो ई एफ डैश निकालने के बाद क्या आया, तुम्हारा जो एंगल है लोड एंगल आ गया 50, ठीक है। तो 50 आया, 50 आने के बाद लोड एंगल ये है, तो तुम साई कैलकुलेट करोगे तो यहाँ देखो ये 50 है और ये जो है ये पावर फैक्टर 0.8 दिया हुआ है, दैट इज़ 36.8 डिग्री, ठीक है। तो ये साई क्या आएगा, साई क्या हो जाएगा, साई तुम्हारा हो जाएगा फाई माइनस डेल्टा, ठीक है। तो जब वो चीज़ करोगे तो तुम्हें -13.63 डिग्री। कहने का मतलब साई निगेटिव कैसे आ सकता है, समझे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल केस है जिसमें ये जो करंट है ये वोल्टेज से लीड तो करेगा लेकिन क्वाड्रेचर एक्सिस के नीचे आएगा, ठीक ना। तो इसको मॉडिफाई किए हम लोग, मॉडिफाई किए और मॉडिफाई करके कुछ ऐसा डायग्राम बना। ये वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है लेकिन एक्साइटेशन से लैग कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा लो एंगल सब मार्क कर दिए, ठीक है। और इस पे अब हम लोग फिर से नया डायग्राम बनाएंगे और सब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, दैट इज़ करंट पे 90 डिग्री पे ये सब बनता है, ये कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा। ई एफ डैश का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ तुम्हें फिर से देखना होगा, ठीक ना, ये रेड लाइन वाला वैल्यूज़, ठीक है। तो उसके करने के बाद देखो साई हमें 13 दशमलव मतलब पॉजिटिव एंगल दिख गया, मतलब सही है। साई के बाद आईडी निकाल लिए, आईडी निकालने के बाद एक्चुअल एक्साइटेशन हमें मिल गया, लोड एंगल 50, ठीक है। ये वही चीज़ पिंक से जो वही चीज़ समझा रखा है कि अंडर एक्साइटेड इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। मतलब लीडिंग पावर फैक्टर में जनरेटर को अंडर एक्साइटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को एक्साइटेशन कम करके देना होता है, जो कि यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि 94% एक्साइटेशन ही दिए हैं, मतलब 6% एक्साइटेशन घटा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बस ख़त्म।